नमस्कार, मैं शैलजा चौधरी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फिजिक्स को, जिसका सब्जेक्ट कोड है 2002। चैप्टर नंबर है 1, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। इससे पहले आप 2 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं। पहले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था क्या वेव मोशन क्या है, तथा इसके अलावा मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। मैकेनिकल वेव में ही आपने देखा था ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव को। तो इस प्रकार से आपने ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल वेव को उनके एग्जाम्पल के साथ देखा था। ये था वीडियो नंबर 1 में। वीडियो नंबर 2 में आपने कुछ डेफिनेशन देखी थी, जैसे डिस्प्लेसमेंट की, एम्पलीट्यूड की, फ्रिक्वेंसी की, वेवलेंथ की, वेव वेलोसिटी की, पाथ डिफरेंस की, फेज डिफरेंस की, फेज की, इन सभी की डेफिनेशन देखी थी। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का तीसरा वीडियो है, जिसका टॉपिक है 1.4 प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। जब 2 या 2 से अधिक तरंगे किसी माध्यम में एक साथ संचरण करती है, गुजरती है, तो इनके संयोजन से, इनके मिलने से जो प्राप्त परिणामी तरंग है, उसका साम्यावस्था से विस्थापन इन तरंगों के साम्यावस्था से अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के तुल्य होता है। ये अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है और यही घटना अध्यारोपण कहलाती है। अध्यारोपण के पश्चात ये तरंगे बिना विचलित हुए अपनी अपनी डायरेक्शन में संचरित हो जाती हैं, अर्थात किन्हीं 2 तरंगों के किसी भी क्षण साम्यावस्था से विस्थापन y1 व y2 हो तो इन तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत से y बराबर क्या होगा, यानी अगर पहली तरंग का विस्थापन था y1, दूसरी तरंग का विस्थापन था y2, तो y1 y2 जो ये दोनों तरंगे थी, इनके अध्यारोपण से हमें कोई तरंग मिली जिसका विस्थापन हमने मान लिया y है, तो y क्या होगा, y बराबर होगा y1 प्लस y2 के, यानी पहली तरंग के विस्थापन y1 तथा दूसरी तरंग के विस्थापन y2 के सदिश योग के बराबर। तो y बराबर होगा y1 और y2 के। इस प्रकार अध्यारोपण के कारण प्राप्त परिणामी तरंग की जो आवृत्ति है, आयाम है, वो निम्नलिखित बातों पे डिपेंड करते हैं कि तरंगों के आयाम क्या थे, तरंगों के क्या एम्पलीट्यूड थे, तरंगों की आवृत्ति क्या थी, दोनों तरंगों के बीच में कालांतर क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, दोनों तरंगों के संचरण की दिशा क्या है। इस प्रकार अलग अलग परिस्थितियों में ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण से, सुपरपोजिशन से अलग अलग प्रभाव है वो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे तरंगों के अध्यारोपण से आपको व्यतिकरण की घटना भी देखने को मिलती है, इंटरफेरेंस की घटना भी देखने को मिलती है। इनके तरंगों के अध्यारोपण से आपको विस्पंद की यानी बीट्स भी देखने को मिलता है। अप्रगामी तरंगों को भी आप समझ सकते हो अध्यारोपण के सिद्धांत से, और लिसाजू की आकृति को भी आप समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव क्या चीज़ है। जब लगभग समान आयाम व समान आवृत्ति की 2 ध्वनि तरंगे, क्या खास बात है, समान तो एम्पलीट्यूड है, समान ही उनकी फ्रीक्वेंसी है, समान एम्पलीट्यूड समान फ्रीक्वेंसी की 2 ध्वनि तरंगे किसी भी माध्यम में एक साथ एक ही डायरेक्शन में चलती है, एक ही डायरेक्शन में संचरित होती है, तथा उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है, उनके बीच का जो कालांतर है, वो समय के सापेक्ष नियत रहता है। तो इन तरंगों के मध्य अध्यारोपण से प्राप्त होने वाली जो परिणामी तरंग है, उस परिणामी तरंग का जो आयाम होगा वो इन तरंगों के आयाम के सदिशों के तुल्य होगा। y बराबर क्या होगा, y1 प्लस y2 होगा। ध्वनि तरंगों की जो ये घटना है, जिसमें समान आयाम है, समान आवर्ती है, एक साथ एक दिशा में संचरित हो रही है, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है वो फिक्स है, ये ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण कहलाती है। जब 2 ध्वनि तरंगे
समान कला में होती है तो परिणामी तरंग का आयाम इन दोनों तरंगों के आयाम के योग के तुल्य होगा तथा परिणामी तरंग की तीव्रता इन दोनों तरंगों की तीव्रता के योग से अधिक होगी। इस तरह के व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। परंतु यदि जब दोनों तरंगे आपस में विपरीत कला में हों तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयाम के डिफरेंस के तुल्य होता है तथा परिणामी तरंग की जो तीव्रता है दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से कम होती है। इस प्रकार का व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। व्यतिकरण देखा समान आयाम, समान आवर्ती और जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे, किसी माध्यम में एक साथ संचरित हो। अगर दोनों तरंगे समान कला में हैं तो क्या होगा, इनका जो परिणामी तरंग का आयाम होगा दोनों के योग के बराबर होगा। y बराबर y1 प्लस y2 होगा और दोनों परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों की तीव्रता से ज़्यादा होगी। तो ये है समपोषी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा, दोनों विपरीत कला में होगी। विपरीत कला में होने के कारण जो इनका परिणामी आयाम होगा इस तरंग का वो दोनों के आयाम y1 y2 के अंतर के बराबर होगा, यानी y बराबर होगा y1 माइनस y2 और दोनों की परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों की तीव्रता के योग से कम होती है। तो दो तरह के व्यतिकरण आपने देखे हैं, समपोषी और विनाशी व्यतिकरण। सेकंड आप देखते हो विस्पंद को, बीट्स को। क्या है विस्पंद बीट्स? जब लगभग समान आयाम तथा समान आवर्ती की दो ध्वनि तरंगे एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो उनके मध्य कलांतर है वो समय के सापेक्ष चेंज होता रहता है। यदि एक ही स्थिति में इन तरंगों के मध्य कलांतर 0, 2 लैम्डा, 4 लैम्डा, 2 लैम्डा हो तो परिणामी तरंग की तीव्रता व आयाम अधिकतम होगा, जबकि कलांतर लैम्डा, 3 लैम्डा, 5 लैम्डा, 2n प्लस 1 लैम्डा हो तो परिणामी तरंग की जो तीव्रता व आयाम है वो न्यूनतम होंगे। इस प्रकार इन तरंगों के मध्य अध्यारोपण से एक ही स्थिति पे समय के सापेक्ष ध्वनि की तीव्रता में उतार और चढ़ाव होता है। ध्वनि की तीव्रता में नियमित रूप से उतार चढ़ाव की जो ये घटना है उस उतार चढ़ाव की घटना को विस्पंद बीट्स कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता में एक चढ़ाव और एक उतार को एक विस्पंद कहते हैं। प्रति सेकंड सुनाई देने वाली जो बीट्स की संख्या है वो बीट्स की आवर्ती कहलाती है तथा दो कंटिन्यू उतारों तथा दो कंटिन्यू चढ़ावों के बीच में लगने वाला जो समय है वो बीट्स का आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है। यदि n1 व n2 आवर्ती की दो तरंगों के मध्य अध्यारोपण के कारण विस्पंद की घटना दिखाई देती है जहाँ पे n1 ग्रेटर देन n2 है तो प्रति सेकंड सुनाई देने वाले विस्पंदों की संख्या अर्थात विस्पंदों की आवर्ती n इन दोनों आवर्तियों के अंतर के तुल्य होती है, अर्थात n बराबर होगा n1 माइनस n2 तथा विस्पंदों का आवर्तकाल t बराबर होगा 1/n के, यानी 1/n1 माइनस n2 होता है। अर्थात विस्पंदों का आवर्तकाल दोनों ध्वनि तरंगों की आवर्ती के अंतर का व्युत्क्रम होता है। अब तीसरी तरह की चीज़ हम देखते हैं स्टेशनरी वेव या कहे अप्रगामी तरंगे। जब समान आवर्ती तथा आयाम की दो तरंगे विपरीत दिशा में एक सरल रेखा के अनुदिश चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से उत्पन्न तरंग में ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। ऐसी तरंगों को अप्रगामी तरंग कहते हैं। समान आयाम और आवर्ती की है परंतु डायरेक्शन अपोजिट है तो ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। ऐसी वेव होती है स्टेशनरी वेव। चौथी घटना है लिसाजू की आकृतियाँ, लिसाजू फिगर। जब लंबवत दिशाओं में दो सरल आवर्त गतियाँ माध्यम के किसी एक कण पर एक ही समय पर कार्य करती हैं तो उनके संयोजन से कण के द्वारा बनाए गए बंद वक्र की जो आकृतियाँ हैं वही लिसाजू आकृतियाँ कहलाती हैं। तो इस प्रकार आपने अध्यारोपण का सिद्धांत देखा कि समान आयाम समान आवर्ती की तरंगे अगर एक साथ किसी
एक माध्यम से होके गुजरती हैं, तो उनके मिलने से, उनके संयोजन से जो परिणामी तरंग मिलती है, उसका जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, दोनों के योग के बराबर, y बराबर होगा y1 प्लस y2। ठीक है, ये निम्नलिखित तथ्यों पे डिपेंड करती है कि क्या आयाम है, क्या आवर्ती, अभी आयाम समान है क्या, आवर्ती समान है क्या, दोनों के बीच में कलांतर कैसा है, सेम कलांतर है क्या, कलांतर है, दोनों की तरंग संचरण की दिशा कैसी है, सेम दिशा में हो रही है, विपरीत दिशा में हो रही है। फिर अलग अलग परिस्थिति में उनका जब अध्यारोपण है तो होता है तो अलग अलग इफेक्ट दिखाई देते हैं। जैसे हमें इंटरफेरेंस दिखाई देता है, विस्पंद देखते हैं, हम अपरगामी तरंगे देखते हैं, लिसाजू फिगर देखते हैं। अब आपके टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक है अपरगामी तरंगों का, स्टेशनरी वेव्स का। जब समान आयाम व समान आवर्ती की दो परगामी तरंगे एक दूसरे की ओर संचरित होती हैं, तो इनके मध्य अध्यारोपण से प्राप्त जो परिणामी तरंग है वो ही अपरगामी तरंग कहलाती है। इन तरंगों में विक्षोभ का संचरण नहीं होता है, अर्थात इन तरंगों में ऊर्जा व संवेग का संचरण नहीं होता है। इसमें न तो ऊर्जा का संचरण होता है, न ही संवेग का संचरण होता है, इसलिए इसे अपरगामी तरंग कहते हैं। इन तरंगों के बनने के लिए ज़रूरी शर्त ये है कि माध्यम है वो सीमित होना चाहिए। अपरगामी तरंगों के लिए आपका माध्यम सीमित होना चाहिए। अपरगामी तरंगे दो प्रकार की होती, क्या होती है अपरगामी तरंगे, जब समान एम्पलीट्यूड, समान फ्रीक्वेंसी की दो तरंगे विपरीत दिशा में एक सरल रेखा में संचरित होती है, तो ऊर्जा का संचरण नहीं होता है, संवेग का संचरण नहीं होता है, विक्षोभ का संचरण नहीं होता है। इसके लिए माध्यम सीमित होना चाहिए और ये दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, अनुप्रस्थ अपरगामी तरंगे क्या होती हैं, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स। जब समान आयाम और समान आवर्ती की दो अनुप्रस्थ परगामी तरंगे एक समान चाल से एक दूसरे की ओर एक रेखा पे संचरित होती हैं, चलती हैं, तो उनके मध्य अध्यारोपण से प्राप्त अपरगामी जो तरंग है वो अनुप्रस्थ अपरगामी तरंग कहलाती है। जबकि दोनों अनुप्रस्थ परगामी तरंगों के कंपन एक ही दिशा में हो। एग्जाम्पल क्या है ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव का, तनी हुई डोरी में डोरी की लंबाई के अनुप्रस्थ कंपन करने पे जो उत्पन्न तरंगे हैं वो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स को, अनुदैर्ध्य अपरगामी तरंगों। जब समान आयाम और समान आवर्ती की दो अनुदैर्ध्य परगामी तरंगे एक समान चाल से एक दूसरे की ओर एक ही रेखा में चलती हैं, तो इन तरंगों के मिलने से, इन तरंगों के अध्यारोपण से बनने वाली अपरगामी तरंगे अनुदैर्ध्य अपरगामी तरंगे कहलाती है। एग्जाम्पल है आर्गन पाइप में ध्वनि उत्पन्न करने पे बनने वाली अपरगामी तरंगे, ये सब क्या है, अनुदैर्ध्य अपरगामी तरंगों के एग्जाम्पल है। जब किसी माध्यम से अपरगामी तरंग का निर्माण होता है तो माध्यम में कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जिन पे माध्यम के कण कंपन नहीं करते हैं, वाइब्रेशन नहीं करते हैं, अर्थात माध्यम के कणों के कंपनों का आयाम शून्य होता है। ये बिंदु जहाँ पे कंपन नहीं करते हैं माध्यम के कण, वो बिंदु ही निष्पन्द कहलाते हैं और इन्हें एन से प्रदर्शित करते हैं। इन बिंदुओं पे माध्यम के कणों का वेग शून्य होता है, किंतु माध्यम की जो विकृति है वो अधिकतम होती है। अनुदैर्ध्य अपरगामी तरंगों में निस्पंदों पर माध्यम में दाब व घनत्व में जो परिवर्तन होता है वो अधिकतम होता है। अपरगामी तरंगों के निर्माण पर माध्यम में कुछ बिंदु ऐसे भी होते हैं जिन पे माध्यम के कणों का जो आयाम है वो अधिकतम होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, उसमें तो कंपन ही नहीं करते हैं, इसमें मैक्सिमम होता है कणों का आयाम।
तो ऐसे बिंदु को प्रस्पंद कहते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। इन बिंदुओं पर माध्यम के कणों का वेग अधिकतम होता है परंतु विकृति न्यूनतम होती है। प्रस्पंद और निस्पंद एक दूसरे के अपोजिट है। निस्पंद में कण कंपन नहीं करते हैं, उनका आयाम शून्य होता है, कणों का वेग शून्य होता है परंतु विकृति मैक्सिमम होती है। जबकि प्रस्पंद में कणों का आयाम मैक्सिमम, अतः कणों का वेग मैक्सिमम है परंतु विकृति न्यूनतम होती है। अनुदैर्ध्य अपरगामी तरंगों में इन बिंदुओं पे माध्यम के दाब व घनत्व में जो परिवर्तन होगा वो न्यूनतम होता है। इस प्रकार जो स्टेशनरी वेव है उसमें निष्पंद और प्रस्पंद वो एकांतर अल्टरनेट रूप से बनते हैं कि निष्पंद बन गया फिर प्रस्पंद बनेगा, फिर निष्पंद बनेगा, फिर प्रस्पंद बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपरगामी तरंगों का निर्माण होता है। अगर हम कुछ अपरगामी तरंगों की विशेषताएं देख लें तो क्या क्या विशेषताएं होती है अपरगामी तरंगों में। पहली विशेषता तो ये है कि अपरगामी तरंगों में विक्षोभ का, डिस्टरबेंस का संचरण नहीं होता है। अब विक्षोभ का ही संचरण नहीं हो रहा है तो उन तरंगों में न तो ऊर्जा का संचरण होगा न ही संवेग का संचरण होगा। अर्थात अपरगामी तरंगों में न तो विक्षोभ एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, न ही ऊर्जा जा रही है, न ही संवेग जा रहा है। दूसरी विशेषता ये है कि अपरगामी तरंगों में कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जहाँ पे माध्यम के कण कंपन नहीं करते हैं। जहाँ पे माध्यम के कण कंपन ही नहीं करते हैं उनका वेग न्यूनतम होगा, उनका आयाम न्यूनतम होगा और विकृति अधिकतम होगी। ऐसे बिंदु निष्पंद कहलाते हैं जिन्हें N1, N2, N3 से आप प्रदर्शित कर दोगे। ठीक है, और निष्पंदों पे माध्यम के कणों का वेग शून्य होता है, अतः वहाँ पे माध्यम की विकृति अधिकतम होती है। निस्पंदों पे अपरगामी तरंगों के माध्यम में दाब व घनत्व में परिवर्तन अधिकतम होता है। जिस प्रकार से निस्पंद है उसी प्रकार से प्रस्पंद है। तो अपरगामी तरंगों में कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जहाँ माध्यम के कणों का आयाम मैक्सिमम होता है। ऐसे बिंदुओं को प्रस्पंद कहते हैं और इन्हें A1, A2, A3 से दर्शाया जाता है। प्रस्पंद पे माध्यम के कणों का वेग अधिकतम होता है और माध्यम की विकृति न्यूनतम होती है, जबकि अनुदैर्ध्य अपरगामी तरंगों में दाब व घनत्व में परिवर्तन न्यूनतम होता है। अब हम देखते हैं कि अपरगामी तरंगों में निस्पंद और प्रस्पंद हमें पता है एकांतर क्रम में बनेंगे। निस्पंद बन गया, प्रस्पंद बन गया, फिर निस्पंद बन गया, फिर प्रस्पंद बन गया, तथा दो कंटिन्यू निस्पंदों या फिर कहें दो कंटिन्यू प्रस्पंदों के मध्य की दूरी λ/2 होती है। वह क्रमागत एक निस्पंद एक प्रस्पंद के बीच की दूरी λ/4 होती है। N1, N2 या A1, A2 के बीच की डिस्टेंस λ/2 होगी, या कहें N1, A1 के बीच की डिस्टेंस λ/4 होगी। क्रमागत दो निस्पंदों के मध्य माध्यम के कण समान कला में कंपन करते हैं। इसी प्रकार क्रमागत दो निस्पंदों के मध्य समान कला में कंपन कर रहे इन कणों के आयाम अलग अलग होते हैं तथा निस्पंद से प्रस्पंद तक कणों के आयाम में वृद्धि होती है। अपरगामी तरंग में निस्पंद के दोनों ओर ये कण परस्पर विपरीत कला में कंपन करते हैं। संपूर्ण आवर्तकाल में ये कण दो बार अपनी साम्यावस्था से गुजरते हैं। इस प्रकार एक आवर्तकाल में अपरगामी तरंग दो बार सरल रेखा का रूप धारण करती है। अपरगामी तरंगों के लिए माध्यम सीमित होना जरूरी है। तो ये थी अपरगामी तरंगों की कुछ विशेषताएं। अगर हम अपरगामी तरंगों और परगामी तरंगों के बीच का डिफरेंस देखें, उनकी अगर तुलना करें तो क्या पाते हैं। परगामी तरंगों में विक्षोभ गति करता है, अर्थात ऊर्जा और संवेग का संचरण होगा, जबकि अपरगामी तरंगों में विक्षोभ भी गति नहीं कर रहा तो न तो ऊर्जा का संचरण होगा न ही संवेग का संचरण होगा। परगामी तरंगों में माध्यम के सभी कण अपनी साम्यावस्था के इधर उधर कंपन करते हैं। सभी कणों का आयाम समान होता है, जबकि अपरगामी तरंगों में माध्यम के सभी कण कंपन नहीं करते हैं। निस्पंद पे तो कणों का कंपन आयाम शून्य होता है, जबकि प्रस्पंदों पे कण का आयाम मैक्सिमम होता है, अर्थात निस्पंद से प्रस्पंद तक कंपन आयाम में वृद्धि होती है। परगामी तरंगों में माध्यम के सभी कण किसी भी टाइम एक साथ अपनी साम्यावस्था से नहीं गुजरते, जबकि अपरगामी तरंगों में
एक आवर्तकाल में 2 बार माध्यम के कण एक साथ अपनी साम्यावस्था से गुजरते हैं। परगामी तरंगों में किसी भी क्षण एक कण से दूसरे कण की कला लगातार चेंज होती है, जबकि अपरगामी तरंगों में क्रमागत 2 निस्पंदों के मध्य कण समान कला में ही कंपन करते हैं। परगामी तरंगे एक निश्चित वेग से माध्यम में आगे बढ़ती चली जाती है, जबकि अपरगामी तरंगे बल माध्यम में स्थिर रहती हैं। अनुदैर्ध्य परगामी तरंगों में माध्यम के सभी बिंदुओं पे दाब तथा घनत्व में परिवर्तन होता है, जबकि अनुदैर्ध्य अपरगामी तरंगों में निस्पंदों पे दाब व घनत्व में परिवर्तन अधिकतम, जबकि प्रस्पंदों पे परिवर्तन न्यूनतम होता है। अनुप्रस्थ परगामी तरंगों के सरंग व गरत तथा अनुदैर्ध्य परगामी तरंगों के संपीड़न व विलयन केंद्र एक निश्चित वेग से आगे बढ़ते हैं, जबकि अनुप्रस्थ अपरगामी तरंगों में सरंग व गरत तथा अनुदैर्ध्य अपरगामी तरंगों में संपीड़न व विलयन नियत स्थानों पे एकांतर रूप से अल्टरनेट रूप से उत्पन्न होते, किंतु आगे नहीं बढ़ते हैं। परगामी तरंगों में जब कण का वेग अधिकतम होता है तो विकृति भी अधिकतम होती है, किंतु जब वेग शून्य होगा तो विकृति शून्य होगी। जबकि अपरगामी तरंगों में अगर निस्पंदों पे कण का वेग शून्य है तो विकृति अधिक है, उल्टा है। प्रस्पंदों में कण का वेग अधिकतम है परंतु विकृति शून्य है। तो परगामी और अपरगामी तरंगे एक दूसरे के अपोजिट है। परगामी तरंगे किसी भी ध्वनि उत्पादक स्रोत द्वारा उत्पन्न की जा सकती है, किंतु अपरगामी तरंगों का निर्माण तो तभी होता है जब समान आयाम समान आवर्ती की 2 परगामी तरंगे समान ही वेग से एक दूसरे की ओर एक रेखा में चलती हैं। तो उनके अध्यारोपण से अपरगामी तरंग 2 परगामी तरंगों से मिलेगी। वो दोनों परगामी तरंगों का आयाम समान होगा, दोनों की आवर्ती समान होगी और दोनों ही समान वेग से एक दूसरे की तरफ एक रेखा में चलेंगी। तो उनके अध्यारोपण से आपको अपरगामी तरंग स्टेशनरी वेव मिलती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने देखा सुपरपोजिशन क्या है। सुपरपोजिशन सिंपली अगर 2 तरंग हैं जिनका समान आयाम है, समान आवर्ती है, तो उन दोनों के मिलने से जो आपको परिणामी तरंग मिल रही है, उस परिणामी तरंग का आयाम y दोनों तरंगों के आयाम y1 प्लस y2 होगा। दोनों तरंगों के आयाम y1 और y2 के प्लस के बराबर होगा, y बराबर y1 प्लस y2।